नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आपको लास्ट वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सौरभ राय। चलिए, इसमें क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मान लो ना, हम लोग वहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल जब पढ़ रहे थे तो रदरफोर्ड मॉडल में हम लोगों ने उसका ड्रॉबैक में एक पॉइंट पढ़ा था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इस चीज़ को हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, किसी भी ना कोई भी ऑब्जेक्ट का आप ढेर सारा साइज़ ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए शर्ट का ही आप अलग अलग साइज़ ले लीजिए और उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, छोटा वाला शर्ट, फिर उससे बड़ा शर्ट, फिर उससे बड़ा शर्ट एंड सो ऑन। तो आपको एक स्पेक्ट्रम ऑफ शर्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग साइज़ ले लीजिए और उसको उसके साइज़ के बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि रेडिएशंस को, ठीक, डिफरेंट रेडिएशंस का अगर आपके पास एक बंच है, एक गुच्छा है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए अलग अलग तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं। ठीक, और उन सभी रेडिएशंस को आप किसी तरीके से उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। मतलब सबसे छोटी वाली वेवलेंथ सबसे पहले, फिर उससे बड़ी वाली वेवलेंथ, फिर उससे बड़ी वाली वेवलेंथ, फिर उससे बड़े, तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो उस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, या सिंपली क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रम। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है कि हम लोग उन रेडिएशंस को अरेंज करेंगे जो कि कहाँ से निकल रही हैं, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपने हाइड्रोजन एटम का एक सैंपल लिया और उसको आपने क्या किया, एक्साइट कर दिया। आपने उसको एक्साइट कर दिया और एक्साइट करके जैसे एक्साइट करेंगे उस सैंपल को, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो वो क्या करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो वो एनर्जी एमिट करेंगे ना, और जब वो एनर्जी एमिट करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे, तो आपको अलग अलग तरह की रेडिएशन मिलेगी। ठीक, तो उन सभी रेडिएशन को अगर हम लोग वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये दोनों टर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक बंच ऑफ रेडिएशन है, ठीक, ग्रुप है पूरा का पूरा। अब उसको आपको सेपरेट करना है, उसको आपको सेपरेट करके उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो उस चीज़ में जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना, वो अपने से तो अरेंज होंगे नहीं, वो अपने से सेपरेट होगी नहीं रेडिएशंस। उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि जनरली प्रिज्म होता है, जो कि जनरली क्या होता है, प्रिज्म होता है। आपने देखा होगा प्रिज्म में से अगर वाइट लाइट हम लोग पास कराते हैं तो वो टूट जाता है 7 अलग अलग बैंड्स में। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, ढेर सारी रेडिएशन जो पहले मिली हुई थी, अब वो क्या होती हैं, अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, विबग्योर के ऑर्डर में अरेंज हो जाती हैं। तो उसको हम लोग वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। तो उसमें वो किसकी वजह से होता है, प्रिज्म की वजह से होता है। तो प्रिज्म वहाँ पे हमारा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप है। ठीक, अब जो हमको पैटर्न मिलता है, जो रेडिएशन का पैटर्न मिलता है हमको, वहाँ पे जो रेडिएशन का पैटर्न मिलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है, द पैटर्न ऑफ फोटोग्राफ ऑफ द इमरजेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म और स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपको ऑर्डर मिलेगा रेडिएशन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट के गुच्छे को पहले पास करा रहे हैं किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू,
और जैसे वो प्रिज्म से बाहर आ रहा है वो अलग अलग पार्ट में अरेंज होके, मतलब अलग अलग उसका सेपरेट होके वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जा रहा है, अरेंज हो जा रहा है। ठीक, तो वो जो इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको मिल रहा है फिल्म के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। ठीक, और ये जो साइंस की ब्रांच है ना, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन नेचर, दूसरा है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ओरिजिन के ऊपर से देखिए तो इसमें फिर से दो कैटेगरी लिख रखी है, एक है एमिशन और एक है एब्जॉर्प्शन। ठीक, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे सन है तो सन से रेडिएशन एमिट हो रही है, सन से रेडिएशन क्या हो रही है, एमिट हो रही है, और उस रेडिएशन को हम लोग पास करा रहे हैं प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास करा के हम लोग उसको अपना जो स्क्रीन है उसके ऊपर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि वो रेडिएशंस जो हैं वो कहीं से एमिट होके आ रही हैं और उसका हम लोग स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी हम लोग को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाना होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, उसको हम लोग पास कराते हैं किसी सब्सटेंस के थ्रू। वो सब्सटेंस क्या करता है, उसमें से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमको रेडिएशन जो हमको फाइनली स्पेक्ट्रम मिलती है, उनमें से वो रेडिएशन मिसिंग होती हैं जो आपका सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो उस तरह की रेडिएशन को हम, उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस पर मैं भी डिटेल में आऊँगा थोड़ी देर बाद, आगे फोटो वगैरह है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन नेचर के ऊपर बात करें तो हमारे पास दो तरह का है, एक है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जैसे अभी मैंने बताया वाइट लाइट वाला जो है, देखिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस जैसे जो आपका ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, देखिए ये जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट का जब आप पास कर रहे हैं प्रिज्म के थ्रू, तो प्रिज्म के थ्रू जब पास करते हैं तो ये आपको पूरा का पूरा एक विब्ग्योर का बैंड मिलता है, जिसके बीच में स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपको बीच में कहीं पर भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है। हर एक कलर दूसरे कलर में क्या होता जा रहा है, मर्ज होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम मिलता है जहाँ पे कोई भी गैप बीच में नहीं हो रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऐसा रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम जिनके बीच में कोई डार्क स्पेस ना हो, जिनके बीच में कोई ब्लैंक स्पेस ना हो, वहाँ पर हर एक जो कलर है वो अगले में क्या हो रहा हो, मर्ज हो रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, दूसरा है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो डिसकॉन्टिन्यूअस में नाम में ही क्लियर है कि इसमें क्या होता है कि गैप्स होती हैं एक रेडिएशन से दूसरे, मतलब आपको सिंपल सी बात है कि मतलब जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें बीच बीच में आपको डार्क स्पेसेस मिलेंगे, जो भी आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें बीच बीच में डार्क स्पेसेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इस वाले इसमें, ठीक है, आपको क्या मिल रही हैं, लाइनें मिल रही हैं, और उनके बीच में ढेर सारा क्या मिल रहा है, ब्लैंक स्पेस मिल रहा है। ब्लैंक स्पेस मतलब वहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं गिरी है। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जो लाइनें दिख रही हैं, तो लाइन एक रेडिएशन गिरा फिर खाली, फिर एक रेडिएशन गिरा फिर खाली, फिर एक रेडिएशन गिरा फिर खाली, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में भी ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है। क्लियर। दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये थोड़ा सा लाइन स्पेक्ट्रम से अलग होता है। इसमें क्या होता है, कुछ दूर तक क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, उसके बाद ब्लैंक होता है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर उसके बाद ब्लैंक होता है, फिर उसके बाद, मतलब आपको एक कुछ दूर तक ये कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, फिर उसके बाद डार्क स्पेस, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद डार्क स्पेस, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर डार्क स्पेस, इस तरीके से। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि आपको कहीं पर भी डार्क स्पेस नहीं मिलेगा बीच में, स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है कि आपको सिर्फ लाइनें दिखेंगी और ढेर सारा डार्क स्पेस दिखेगा।
बैंड स्पेक्ट्रम में क्या है कि आपको कुछ दूर तक कॉन्टिन्यूस दिखेगा, फिर उसके बाद आपको डार्क स्पेस दिखेगा, फिर कॉन्टिन्यूस दिखेगा, फिर डार्क स्पेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिन्यूस है ये यूजुअली किस किस केस में आता है, वाइट लाइट के केस में आता है। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एटम्स का, अगर आप एटम्स को एक्साइट करके फिर उसका आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो जनरली किसके लिए मिलता है हमको, मॉलिक्यूल्स के लिए मिलता है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है एमिशन स्पेक्ट्रम का। मैंने जो बताया कि कोई भी अगर आपके पास सोर्स है जो कि रेडिएशन क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, और उस रेडिएशन को हम लोग प्रिज्म के थ्रू क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं। उस रेडिएशन को हम लोग है ना, ये हमारा सोर्स है, देखिए मान लीजिए यहाँ सन है ना, ये सन है यहाँ पे। ठीक है, सन से लाइट आ रही है, फिर ये सोर्स है हमारा, वहाँ से वाइट लाइट आ रही है, फिर उसको हम लोग प्रिज्म से पास किए, प्रिज्म से पास करके हम लोग स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन किए, तो जो हमको स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है, वो किस किस तरह के रेडिएशन की वजह से मिला है, वो एमिशन की वजह से मिला है। एक सोर्स था जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा था, और उस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम हम लोगों ने स्क्रीन पे बना लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जिसके डेफिनेशन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, सन, बल्ब या passing electric discharge through a gas at low pressure etc is passed through prism and received on photographic plate, then spectrum obtained is called emission spectrum। ठीक है, जब आपका रेडिएशन जो है वो किसी सोर्स से आ रहा है और उसको आप प्रिज्म से पास करा रहे हैं, ठीक, और प्रिज्म से पास करा के आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन कर रहे हैं, तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। और इट मे बी कॉन्टिन्यूस इट और डिसकॉन्टिन्यूस डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पे। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, बल्ब और हॉट ग्लोइंग बॉडी is analyzed by passing through the prism, then it is observed that it splits into 7 different colors from violet to red, and these color are so continuous that one merges into the next। ठीक है, ये इतना कंटिन्यूस होते हैं कि एक कलर दूसरे में मर्ज हो रहा होता है, बीच में आपको कोई खाली स्पेस नहीं मिल रहा होता है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो आपका ये जो विब्ग्योर आप देख सकते हैं, ये आपका वी से शुरू हो रहा है, आर पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ वी का जो वेवलेंथ है सबसे कम है, आर का वेवलेंथ यानी रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर आप इसी चीज़ को फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ऑब्टेन करेंगे तो वहाँ पे आर सबसे ऊपर होता है, वी सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो लैम्डा जो है वो नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा होता है, लैम्डा जो है वो नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। मतलब जब आप किसी भी चीज़ को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है और वो आपको ऊपर मिलता है। ठीक है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो आपको नीचे मिलता है, वो आपको नीचे मिलता है, क्योंकि उसमें एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है, इसीलिए वी नीचे है और आर ऊपर है, और आपको जो कलर मिलता है विब्ग्योर का वो नीचे से ऊपर की तरफ मिलता है, VIBG5OR। ठीक है, नीचे वाले का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ऊपर वाले का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अगला है हमारा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो कि जनरली किस में पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स के लिए पाया जाता है, और इसमें क्या होता है आपको कुछ दूर तक कंटिन्यूअस मिलता है, फिर डार्क स्पेस मिलता है, फिर कंटिन्यूअस मिलता है, फिर डार्क स्पेस मिलता है एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है, लाइन मिली, फिर डार्क स्पेस, फिर लाइन मिली, फिर डार्क स्पेस, फिर लाइन मिली, फिर डार्क स्पेस एंड सो ऑन। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जो ऊपर वाली लाइन होगी उसका सब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया विब्ग्योर वाले टर्म में। ठीक है, और जनरली जो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम,
क्लियर। और एक और ख़ास बात है कि हर एक एटम का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को हम लोग फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम भी बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को हम लोग फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम भी बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसीलिए हम लोग ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते ही हैं, ताकि हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल, मान लीजिए कोई नया मॉलिक्यूल खोज हुआ है और उसमें आपको पता करना है कि वहाँ पे कौन कौन से एटम मौजूद हैं, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिससे हमको साफ पता चल जाता है कि ये यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रोग्राफ पहले से पता होता है, हम लोग मैच कराते हैं, हमको पता चल जाता है। तो मतलब ये एक तरह का आधार कार्ड है, ठीक है, किसका, एटम्स का, ठीक। अब ये क्या है, इट कंटेन्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ पर्टिकुलर लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, तो ये मैंने बता ही दिया। अगला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू अ सब्सटेंस और सॉल्यूशन और वेपर ऑफ केमिकल, फर्स्ट पास थ्रू सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ chemical substance and the analyzed by prism, then it is observed that some dark spaces are obtained in the continuous spectrum because radiation of certain wavelength are absorbed from white light depending upon the substance। इसका मतलब आपको नीचे समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, नहीं ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया, ठीक है। ये देखिए, ये इस डायग्राम को आप देखिए, ठीक। यहाँ से वाइट लाइट आ रही है ना, और इसको हम लोग एक सैंपल से पास करा रहे हैं, इसको हम लोग एक सैंपल से पास करा रहे हैं। तो ये सैंपल क्या कर रहा है, इसमें से कुछ रेडिएशन क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक। और जब ये रेडिएशन प्रिज्म से पास होके फिल्म डिटेक्टर के ऊपर आ रही है, ठीक है, तो आप देखिए कि जो स्पेक्ट्रम पहले कॉन्टिन्यूअस था, उसमें आपको बीच बीच में ये काली काली लाइनें दिख रही हैं, डार्क स्पेसेस दिख रहे हैं। पहले अगर आपको नॉर्मली जनरल कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी डार्क स्पेस नहीं है, लेकिन जब उसी वाइट लाइट को हम लोग पहले सब्सटेंस के थ्रू पास करा के जब हम लोग प्रिज्म से पास कराए, तो हमको वहाँ डार्क स्पेसेस मिल रहे हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म से पास करा रहे थे तो वो आपका इमिशन स्पेक्ट्रम था, लेकिन जब वाइट लाइट को आप पहले सब्सटेंस के थ्रू पास कराए और उस सब्सटेंस के थ्रू पास कराने के बाद जो वाइट लाइट बचा उसको अब आप प्रिज्म से पास कराएंगे, तो वहाँ पे आप पाएंगे कुछ रेडिएशन क्या है, मिसिंग है, और उन्हीं उसी तरह की स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ नीचे में लिखा गया है, ठीक है, कि व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास्ड थ्रू सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड देन एनालाइज्ड बाय प्रिज्म, देन इट इज ऑब्जर्व दैट सम डार्क स्पेसेस, अभी मैंने दिखाया ऊपर डार्क स्पेसेस ऑब्जर्व हो रहे थे, आर ऑब्टेन्ड इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बिकॉज रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम वाइट लाइट डिपेंडिंग अपॉन सब्सटेंस, ठीक है। तो मेनली हमको इस चैप्टर में एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रम में भी हमको डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है और लाइन स्पेक्ट्रम के नेचर का होता है, ठीक है। बाकी हमको नहीं पढ़ने हैं, वो बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का स्पेक्ट्रम है, ठीक। तो अब क्या है इसमें कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम लोग पाते कैसे हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसके ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं और बीच में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस भरी है, और उसको जो हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहाँ से पास करते हैं, देन ठीक है, क्या होता है कि हाइड्रोजन एक्साइट होता है, हाइड्रोजन एक्साइट होकर फिर जब डी एक्साइट होता है तो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। और वो रेडिएशन को हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, और प्रिज्म से पास कराने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो रेडिएशन है वो अलग अलग पार्ट में टूट जा रहे हैं, ठीक है। एक रेडिएशन आपका ऊपर आ गया, फिर दूसरी रेडिएशन नीचे चली गई,
फिर तीसरा बंच नीचे चला गया। इस तरीके से वो अलग अलग पार्ट में आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाती हैं। ठीक, तो जो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रही हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, और जब बाद में ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इनको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये सिंगल लाइन नहीं थी, इनके अंदर भी कई सारी लाइनें हैं। देखिए रेड वाली लाइन मैंने बना रखी है ना, ये रेड वाले की पहले एक लाइन दिख रहा था, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो कई सारी लाइनें वहाँ दिख रही थी। वैसे ग्रीन वाली कई सारी लाइनें दिख रही थी, ब्लू वाली कई सारी लाइनें थी। ये मतलब इस तरीके से, मतलब इसी कलर की नहीं थी, ये मैंने बस रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मतलब जो भी आपको रेडिएशन मिल रहा था तो वहाँ पे आपको सिंगल रेडिएशन नहीं मिल रही थी, कई सारी लाइनें मिल रही थी नज़दीक नज़दीक, फिर एक बड़ा सा गैप मिल रहा था, फिर कई सारी लाइनें मिल रही थी नज़दीक नज़दीक, फिर बड़ा सा गैप, फिर कई सारी लाइनें मिल रही थी, फिर बड़ा सा गैप एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो लाइनों का आपको सीरीज़ मिल रहा था ना, लाइनों की आपको सीरीज़ मिल रही थी, इस तरह की टोटल 6 सीरीज़ मिली हैं। इस तरह की टोटल कितनी सीरीज़ मिली हैं, 6 सीरीज़ मिली हैं। और उन्हीं 6 सीरीज़ को हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, उन्हीं 6 सीरीज़ को हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो उसमें एक है हमारा लाइमन सीरीज़, दूसरी है बामर सीरीज़, तीसरा है पास्चन सीरीज़, चौथा है ब्रैकेट सीरीज़, पांचवा है पी फंड सीरीज़ और छठवां है आपका हमफ्री सीरीज़। ठीक है, तो अब 6 के 6 को एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्या है कि लाइमन सीरीज़ जो है, ये लाइमन पहली वाली सीरीज़ है लाइमन सीरीज़, ये तब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से डी एक्साइट होकर के पहले ऑर्बिट में आता है। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, हर केस में ना, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, वो पहले दूसरे ऑर्बिट से पहले में आ रहा है। किसी हाइड्रोजन, कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम होता होगा जहाँ पे तीसरे से पहले में आ रहा होगा, किसी में वो चौथे से पहले में आ रहा होगा, किसी में पाँचवें से पहले में आ रहा होगा एंड सो ऑन। क्योंकि हाइड्रोजन सैंपल लिया आपने, हाइड्रोजन का एक एटम नहीं लिया हुआ, हाइड्रोजन के कई सारे एटम्स हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या हुआ होगा, एक्साइट हुआ होगा। तो जब वो डी एक्साइट होगा तो वो कहीं से भी आ सकता है, वो चौथे से आ सकता है, वो पाँचवें से आ सकता है, वो 10वें से आ सकता है। ठीक, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ रहा है किसी भी ऑर्बिट से, तो उस केस में जो भी रेडिएशन निकलेंगी और जब उनका हम लोग स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उन सभी को हम लोग किस सीरीज में रखेंगे, लाइमन सीरीज में। ठीक है, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है उस केस में जो भी रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है, किसी भी हायर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है और उस केस में जो भी रेडिएशन निकलेंगी उनको हम लोग किस में रखेंगे, बामर सीरीज में। अगर आपका तीसरे ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस केस में जो भी रेडिएशन निकलेगी उसको हम लोग पास्चन सीरीज में रखेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में आ रहा है उस समय जो भी रेडिएशन निकलेगी उसको हम लोग किस में रखेंगे, ब्रैकेट सीरीज में। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पी फंड में आ रहा है, ठीक है, तो उसको पाँचवें ऑर्बिट में आ रहा है तो उसको हम लोग पी फंड सीरीज में रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर हमारा छठवें ऑर्बिट में आ रहा है डी एक्साइट होके तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, हमफ्री सीरीज में रखेंगे। क्लियर। अब ये जो रेडिएशन है इनकी वेवलेंथ सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले एक बार हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने कई सारी रेडिएशन पढ़ी थी ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव, ये सारी तरीके से। तो ये जो 6 सीरीज आप देख रहे हैं, इन 6 सीरीज में जो लाइमन है ये इनकी जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है। ठीक है, बामर रेडिएशन जो है वो विजिबल रीजन में पाया जाता है, मतलब 400 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, पास्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड में पाई जाती है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में और पी फंड भी इंफ्रारेड में और हमफ्री भी। मतलब ये जो 4 हैं ये चारों किस में पाए जाते हैं, आपके इंफ्रारेड में। बामर जो है आपका विजिबल में और लाइमन अल्ट्रा वायलेट में। इसीलिए बामर और अल्ट्रा वायलेट जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बामर और लाइमन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे देखिए वो पूरा टेबल बना के दे रखा है स्पेक्ट्रल लाइंस का, कि ना जैसे हम लोग पढ़े हैं कि N2 से N1 जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, तो N2 की वैल्यू जो है वो N1 से ज़्यादा है। ठीक, तो
तो अगर आपका n1 की वैल्यू 1 फिक्स है, कांस्टेंट, n1 की वैल्यू आपने कांस्टेंट रख दी 1, और n2 जो है वो कोई भी है, दो, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्बिट जो दो, एक से ज़्यादा हो, 2 3 4 5 6, तो वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आएगा तो वो रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा, और जो भी रेडिएशन निकलेगी उसको हम लोग किस सीरीज में रखेंगे, लाइमन सीरीज में, और वो उसका स्पेक्ट्रल रीजन क्या होगा, अल्ट्रावायलेट। अगर वो दूसरे ऑर्बिट में आता है किसी हायर ऑर्बिट से 3 4 5 6 से, तो वो आपका बामर सीरीज में रखा जाएगा और वो विजिबल रीजन में होगा। तीसरे ऑर्बिट में आता है चौथे पाँचवें छठवें एंड सो ऑन से, तो उसको पास्चन सीरीज में रखेंगे और वो इंफ्रारेड रीजन में होगा। तो उसी तरह ये पी फंड और ब्रैकेट का भी है। ठीक, तो ये सब तो मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल बातें थी। अब आते हैं हमारे अपने असली मुद्दे पे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, कि आखिर हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, जब अभी तक हम लोग आज तक करते आए हैं, ठीक है, कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व ड्यू टू द डी एक्साइटेशन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो भी रेडिएशन आपका निकलेगा, ठीक है, जो भी रेडिएशन आपकी निकलेगी, उसका जो एक फोटोन का एनर्जी होगा वो वही जिस ऑर्बिट से आपका आ रहा है, जिस ऑर्बिट में जा रहा है, तो n2 और n1 की वैल्यू आपको पता होगी, और वो बराबर होगा किसके, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर आपसे जो भी रेडिएशन एमिट हो रही है उसके फोटोन की एनर्जी पूछी जाती है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक, लेकिन आपसे हमेशा एनर्जी नहीं पूछा जाएगा, आपसे वेवलेंथ भी पूछी जा सकती है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा, एच और सी कांस्टेंट है, 13.6 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6/hc। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये 13.6 भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा मिल के एक नया कांस्टेंट बन जाता है RH, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, 1/λ का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, 1/λ का। और 1/λ हमारा क्या है, 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं ना, जो वेवलेंथ का इन्वर्स है, वेवलेंथ के इन्वर्स को हम लोग 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ का इन्वर्स, वेवलेंथ के इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वेव नंबर। वेवलेंथ के इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर का हमको फॉर्मूला मिल गया। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, RH इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अच्छा सर, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देखिए यहाँ लिख रखी है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर लिख रखी है, क्या दे रखा है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप लेंगे तो ये होगा 1.09768 इंटू 10⁻⁷ मीटर इन्वर्स। मीटर इन्वर्स क्यों, किस लिए, क्योंकि आप 1/λ ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा वैल्यू ना लेकर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और हम लोग वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 1.1 इंटू 10⁻⁷। क्लियर, गुड। अब मान लीजिए आप आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ photons emitted for second line of बामर सीरीज। ठीक है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है, ठीक है, एक बात आपको हमेशा ध्यान देनी है कि जैसे यहाँ पे अगर आप ऊपर आएंगे तो किसी भी सीरीज में जो सबसे छोटा वाला ट्रांजिशन होता है, जो सबसे छोटा ट्रांजिशन होता है वो आपका पहला लाइन बनाता है। ठीक है, जो सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा, जो सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा वहाँ पर आपको डेल्टा ई सबसे कम होगा, वहाँ पर डेल्टा ई सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है डेल्टा ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। तो डेल्टा ई कम होने का मतलब है लैम्डा ज़्यादा होना, और लैम्डा ज़्यादा होने का मतलब है कि जो उस ट्रांजिशन की जो लाइन बनेगी वो सबसे ऊपर बनेगी। ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट लाइन होता है हमेशा। ठीक है, तो सबसे छोटी ट्रांजिशन वाला, जैसे लाइमन के लिए जो पहली लाइन होगी वो 2 to 1 है। ठीक है,
जो दूसरी लाइन होगी वो 3 to 1 है, जो तीसरी लाइन है वो 4 to 1 है एंड सो ऑन। ठीक है, बामर के लिए पहली लाइन जो है वो 3 to 2 है, दूसरी लाइन 4 to 2 है, इस तरीके से। तो अगर आपसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोला जाए कि फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बामर सीरीज में आखिर इलेक्ट्रॉन आ कहाँ पे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आते हैं वही उसका N1 का वैल्यू हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब जो भी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको सेकेंड लाइन बोला जा रहा है तो N2 की वैल्यू 2+2 हो जाएगी। अगर तीसरी लाइन बोली जाती तो जो भी N1 की वैल्यू होती उसमें +3 कर देते। ठीक है, जो चौथा होता उसको अगर चौथी लाइन पूछी जाएगी तो 2+4 कर देंगे बामर सीरीज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेवलेंथ पूछा जा रहा है तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻7। और किसके लिए पूछा जा रहा है? कुछ नहीं दिया है तो इसको हाइड्रोजन ही मान लेते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन 1/1 का स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेव नंबर निकालेंगे, फिर उसको इन्वर्स कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ। ठीक, तो ये तुम्हारे लिए जनरल टर्म हो गया। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? इट इज़ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कहाँ मिलता है ये? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, इसके लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर कहाँ आते हैं? पहले ऑर्बिट में। और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। पहली लाइन कौन सी होगी? 2 to 1 वाली। ठीक है ना, और यही लाइन 2 to 1 वाली जो ट्रांजिशन है, पहली लाइन जो है वो किस ट्रांजिशन पे एमिट होगी? 2 to 1 आने पे। ठीक है, और ये वही लाइन होगी या वही रेडिएशन होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, और वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज में मिनिमम एनर्जी वाली रेडिएशन कौन सी है, तो वो 2 से 1 वाली होगी, क्योंकि वहाँ पर गैप सबसे कम है। क्योंकि 1 तो फिक्स है, अब आप गैप जितना बढ़ाते जाएंगे एनर्जी उतनी ही क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो 2 to 1 वाले में एनर्जी सबसे कम होगा और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। लास्ट लाइन जो है इनफाइनाइट से 1, एकदम लास्ट ऑर्बिट से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एनर्जी क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा, और वेवलेंथ सबसे क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, तो बाकी जो आपका एनर्जी है ना, डेल्टा ई जो होगा वो हमेशा फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के बीच में होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब लास्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, फर्स्ट लाइन की एनर्जी सबसे कम होगी। तो अब क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? लास्ट लाइन का। फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। लेकिन लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ई के, तो फर्स्ट लाइन का लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा और लास्ट लाइन का लैम्डा सबसे कम होगा। ठीक है, तो अगर आपको डेल्टा ई मिनिमम बोला जाए तो मैंने बता ही दिया, डेल्टा ई मिनिमम लाइमन सीरीज के लिए कौन सा होगा? 2 से 1 वाला, यानी कि N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 2। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई मैक्सिमम क्या होगा? वो हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या हो गया? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, ये क्या हो गया? 0 हो जाएगा। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और 1/1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मैक्सिमम की तो वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। मिनिमम आप चेक करते रहेंगे। ठीक है, या मिनिमम भी आप निकाल ही सकते हैं। 1, ये आएगा 1 और ये आएगा 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो ये आपका मिनिमम एनर्जी मिलने वाला है और ये आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, वेवलेंथ भी आप निकाल सकते हैं उसी तरीके से। 1/λ मैक्स क्या हो जाएगा? r इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और मिनिमम क्या होगा? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी,
ना। लैम्डा मिनिमम कब मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगा, यानी 2 से 1 वाले में, ठीक है। लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो एनर्जी मैक्सिमम कब है, इनफाइनाइट से 1 वाले में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग लाइमन सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे एक होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क ये है कि आप जितने भी काम हम लोग यहाँ पे किए हैं लाइमन सीरीज के लिए, कि पहली ना ये पहली किस रीजन में है, N1 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लाइन कौन सा होगा, लास्ट लाइन कौन सा होगा, ठीक है। एनर्जी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप फ्रिक्वेंटली मेरे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।